नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आश्चर्य घटना का 16वां अध्याय। अक्षय के चले जाने पर योगेंद्र 2 मंजिले पर गया। देखा ऊपर के कमरे में घनानंद बाबू बैठे नलिनी से बात कर रहे हैं। योगेंद्र को देख घनानंद जरा लज्जित हुए। आज चाय वाले कमरे में उनका स्वाभाविक शांत भाव नष्ट होकर एकाएक क्रोध प्रकट हुआ था। इसका भी उन्हें मन में खेद था। इसी से उन्होंने विशेष उत्कंठा के साथ कहा, आओ आओ योगेंद्र, बैठो। योगेंद्र, बाबूजी, आपने बाहर सभा सोसाइटियों में जाना आना क्या एकदम छोड़ दिया है? दोनों जने दिन रात घर के भीतर ही बैठे रहते हैं, क्या यह सही है? घनानंद, बेटा, मैंने तो इसी तरह घर के कोने में बैठकर जीवन बिता दिया। संयोग ही से तो बाहर जाता हूँ। नलिनी को कहीं बाहर ले जाना भी कठिन हो गया है। नलिनी, बाबूजी, आप मुझे क्यों दोष देते हैं? आप मुझे जहां ले जाना चाहते हैं ले चलिए। नलिनी अपने स्वभाव के प्रतिकूल बर्ताव करके भी साबित करना चाहती है कि मैं किसी शौक के कारण घर में पड़ी रहना नहीं चाहती। संसार में जो कुछ हो रहा है उन सभी बातों में मुझे उत्कंठा है, उत्साह है। योगेंद्र, बाबूजी, कल एक मीटिंग है, वहां नलिनी को भी ले चलिए। घनानंद बाबू जानते थे कि नलिनी बहुत दिनों से भीड़ भाड़ में जाना पसंद नहीं करती। किसी सभा में प्रवेश करते हुए उसे संकोच होता है। इसी से वे योगेंद्र की बात का कुछ जवाब न देकर नलिनी की ओर देखने लगे। नलिनी सहसा अस्वाभाविक उत्साह दिखाकर बोली, मीटिंग? वहां कौन लेक्चर देगा? कमल नयन बाबू, योगेंद्र ने कहा। घनानंद, कमल नयन? योगेंद्र, उनकी वक्तृता बड़ी चित्ताकर्षक होती है। ऐसा प्रभावशाली व्याख्यान देने वालों की संख्या भारत में बहुत कम है। इनके जीवन का इतिहास सुनने से बड़ा आश्चर्य होता है। ऐसा त्याग, ऐसी दृढ़ता, ऐसी कर्तव्य प्राणायता बहुत ही कम देखने को आती है। ऐसे मनुष्य का दर्शन होना दुर्लभ है। 2 घंटे पूर्व साधारण जनश्रुति के सिवा कमल नयन के संबंध में योगेंद्र कुछ न जानता था। अक्षय के मुंह से जो उसने संक्षिप्त वृतांत सुना था उसी को खूब बढ़ चढ़कर कह दिया। नलिनी ने कुछ आग्रह दिखाकर कहा, तो बाबूजी चलिए ना, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नलिनी के इस उत्साह वाक्य पर घनानंद ने पूरा विश्वास न किया, तो भी वे मन ही मन कुछ प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, अगर नलिनी अनिच्छा पूर्वक भी इस तरह समाज में जाया आया करेगी तो शीघ्र ही उसका मन स्वस्थ हो जाएगा। मनुष्यों से हिलना मिलना ही मनुष्य की मानसिक दुख का महाश्रद है। उन्होंने कहा, अच्छा तो योगेंद्र, कल हम सबको ठीक समय में मीटिंग ले चलना। परंतु कमल नयन बाबू के संबंध में तुम क्या जानते हो? उनके विषय में अनेक लोगों के मुंह से अनेक प्रकार की बातें सुनी हैं। जो लोग कमल नयन के विषय में तरह तरह की गप्पे उड़ाते हैं, पहले उन लोगों को योगेंद्र ने खूब गालियां दी। फिर कहा, जो लोग धर्म के विरोधी हैं, पाखंडी हैं, वे समझते हैं कि भगवान ने उन्हें बात बात में दूसरे के प्रति अविचार और दूसरे की निंदा करने का पट्टा लिख दिया है, मानो एक यही काम करने के लिए वे पैदा हुए हों। इन धर्म व्यवसायियों से बढ़कर संकीर्ण हृदय और दुनिया भर की निंदा करने वाला संसार में कोई और नहीं है। यह कहते कहते योगेंद्र अत्यंत उत्तेजित हो उठा। योगेंद्र को शांत करने के लिए घनानंद बार बार कहने लगे, तुम ठीक कहते हो और तुम्हारा कहना सही है। दूसरे के दोषों की आलोचना करते करते हृदय संकीर्ण हो जाता है, बुद्धि संशयात्मक हो जाती है, हृदय नीरस हो जाता है। बाबूजी, यह बात आप मुझे लक्ष्य करके तो नहीं कहते, योगेंद्र ने कहा, किंतु मेरा स्वभाव पाखंडियों का सा नहीं है। मैं भला भी कहता हूँ और बुरा भी। जो कुछ मुझसे कहना होता है साफ साफ कह देता हूँ। इससे कोई खुश हो चाहे नाराज, मैं परवाह नहीं करता। घनानंद ने बड़ी व्यग्रता के साथ कहा, योगेंद्र, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैं तुम्हें क्यों बोलूंगा? क्या मैं तुमको पहचानता नहीं? इसके उपरांत योगेंद्र ने कमल नयन की प्रशंसा शुरू कर दी। फिर कहा, माँ को सुखी रखने के लिए कमल नयन बड़ी नियम निष्ठा के साथ काशी सेवन कर रही हैं, इसलिए वे उनकी निंदा करते हैं, जिन्हें आप अनेक लोगों में गिनते हैं। कोई कुछ भी कहे, किंतु मैं तो इसके लिए कमल नयन को सराहता ही हूँ। नलिनी, तुम्हारी क्या राय है? नलिनी, मैं भी तो ठीक समझती हूँ। योगेंद्र, नलिनी अच्छा ही कहेगी, यह मैं जानता था। बाबूजी को सुखी करने के लिए नलिनी कुछ स्वार्थ त्याग करने का अवसर पाकर प्रसन्न होती है, यह भी भली भांति जानता हूँ। घनानंद ने स्नेह भरी दृष्टि से नलिनी की ओर हंसकर देखा। उसने लज्जा से सिर झुका लिया। सभा विसर्जन होने के बाद घनानंद बाबू जब नलिनी के साथ घर लौटे तब भी कुछ दिन था। चाय पीने के लिए बैठकर घनानंद बोले,
आज निसंदेह मुझे बड़ा हर्ष हुआ। इससे अधिक वे कुछ ना बोल सके। उनके मन में नए भाव का स्रोत बह रहा था। आज चाय पीने के उपरांत नलिनी धीरे धीरे ऊपर चली गई। घनानंद बाबू ने इस पर कुछ लक्ष्य नहीं किया। उनका ध्यान अन्यत्र था। आज की सभा में जिस डॉक्टर की वक्तृता हुई थी वह एक अद्भुत युवा पुरुष है। युवावस्था में भी मानो शैशव काल की निर्मल शोभा उसके मुखमंडल पर छाई थी। उसकी सुकुमारता और प्रसन्नता देखते ही बनती थी और भाषण तो बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक था। उसके हृदय का भाव भी कैसे पवित्र था, जैसे गंगा की धार। गंभीरता का अभाव न था। उसकी वक्तृता का विषय था त्याग। उसने कहा था, संसार में जो लोग कुछ त्याग नहीं करते वे कुछ नहीं पाते। स्वार्थ त्याग करने का ही नाम पुरुषार्थ है। उसकी सारी बातें आज नलिनी के हृदय रूपी आकाश में बादल की तरह छा गईं। वह छत पर आकाश के नीचे चुपचाप बैठी इन्हीं बातों पर विचार कर रही है। उसका मन आज पूर्ण है। समस्त आकाश और संसार उसके लिए परिपूर्ण है। सभा से लौटते समय योगेंद्र ने कहा, अक्षय, तुमने सचमुच बड़े योग्य वर का पता बताया। यह तो सन्यासी जान पड़ता है। इसकी आधी बातें तो मेरी समझ में ही नहीं आती। अक्षय, रोगी की हालत देखकर ही औषध की व्यवस्था की जाती है। नलिनी रमेश के ध्यान में डूबी रहती है। उस ध्यान को सन्यासी के सिवा हमारे सदृश साधारण मनुष्य नहीं तोड़ सकेंगे। जब वक्तृता हो रही थी तब क्या तुमने नलिनी के चेहरे पर लक्ष्य दिया? योगेंद्र, हाँ, देखा था। उसका मुंह देखने से स्पष्ट विदित हुआ कि उसे बहुत अच्छा मालूम होता था। परंतु वक्तृता अच्छी लगने से यह ना समझ लेना कि वह वक्ता के गले में वरमाला डाल देगी। अक्षय, यही वक्तृता क्या हम लोगों के मुंह से सुनने में अच्छी मालूम होगी? योगेंद्र, क्या तुम नहीं जानते कि तपस्वियों के ऊपर स्त्रियों का विशेष झुकाव होता है? सन्यासी के लिए पार्वती ने तपस्या की थी। कालिदास ने यह बात काव्य में लिखी है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम देवलोक से क्यों ना कोई वर लाकर नलिनी के आगे खड़ा कर दो। वह रमेश के साथ मन ही मन उसको तौलेगी। रमेश की तुलना में कोई न ठहरेगा। सब उसकी आंखों में हल्के जचेंगे। कमल नयन साधारण मनुष्य नहीं है। इसके साथ तुलना की बात ही नलिनी के मन में ना आएगी। और किसी युवक को नलिनी के सम्मुख करने से वह तुम्हारे उद्देश्य को तुरंत समझ जाएगी और उसका हृदय विद्रोही हो जाएगा। अगर कमल नयन को किसी कौशल से यहाँ ला सको तो नलिनी के मन में किसी तरह का संदेह ना होगा और बाद में कर्मशः श्रद्धा भी उत्पन्न होने लगे और फिर किसी दिन नलिनी की फूलों की टोकरी में से वरमाला निकाल भी ली जाए। योगेंद्र, किंतु मैं कौशल करना नहीं जानता। कह देना मेरे लिए सहज है, किंतु सच पूछो तो वर मुझे पसंद नहीं। अक्षय, देखो योगेंद्र, तुम अपनी जिद के आगे सब बातों को मटिया मेट मत कर डालना। सब गुण एक जगह नहीं मिलते। जिस तरह हो, नलिनी के मन से रमेश की चिंता दूर करने देनी चाहिए। यह नहीं हो सकता कि तुम जबरदस्ती उसके दिल से रमेश को बाहर निकाल सको और मेरे अनुसार चलोगे तो काम कठिन नहीं। योगेंद्र, तुम जो कहो, परंतु कमल नयन को मैं एक प्रकार से मूर्ख ही समझता हूँ। ऐसे आदमी से नाता जोड़ने से डर लगता है। एक विपत्ति से छूटते जाकर दूसरी आफत में ना फंसना होगा। अक्षय, भाई, तुम अपने दोष से आप ही दुख पा रहे हो। डॉक्टर को देखकर तुम्हें डर होता है। रमेश के संबंध में पहले तुम्हारा अंधविश्वास था। तुम्हारी समझ में वैसा लड़का कहीं था ही नहीं। तुम कहा करते थे, छल कपट किसे कहते हैं रमेश नहीं जानता। दर्शन शास्त्र में तो वह दूसरा शंकराचार्य ही है और साहित्य में वह इस 19वीं शताब्दी के भीतर पुरुष रूप में सरस्वती का अवतार ही है। परंतु मैं पहले ही दिन ताड़ गया था। मैंने इसी उम्र में ढेर सारे आदर्श वाले पुरुष देखे हैं, परंतु मुझे बोलने की कोई संधि न थी। तुम लोग मेरे संबंध में जानते थे कि ऐसा अयोग्य अपात्र व्यक्ति केवल महात्माओं से ईर्ष्या करना ही जानता है। इसमें योग्यता कम है। योगेंद्र, हम लोगों के पहले ही तुमने रमेश को पहचान लिया। यह बात हजारों बार कहो तो भी मैं विश्वास न करूंगा। उस समय तुम संभवतः रमेश को फूटी आंखों देखना नहीं चाहते थे। यह तुम्हारी असाधारण बुद्धि का लक्षण मैं नहीं मान सकता। जो हो, युक्ति का प्रयोजन हो तो तुम करो। ये वह काम मुझसे ना होगा। असल बात यह है कि कमल नयन को मैं पसंद नहीं करता। योगेंद्र और अक्षय दोनों जब घनानंद बाबू के चाय पीने के कमरे में पहुंचे तब उन्होंने देखा कि नलिनी घर के दूसरे द्वार से बाहर जा रही है। अक्षय समझ गया कि नलिनी ने खिड़की से झांककर हमें रास्ते में आते देख लिया। वह जरा हंसकर घनानंद के पास आकर बैठ गया। प्याले में चाय भरकर उसने कहा, कमल नयन जो कुछ कहते हैं हृदय से कहते हैं, इसलिए उनकी बात सहज ही सबको हृदय में गड़ जाती है। घनानंद, निस्संदेह उसमें विशेष योग्यता है।
अक्षय, योग्यता ही नहीं, ऐसा सच्चरित्र कहीं देखने में नहीं आता। योगेंद्र यद्यपि अक्षय के षड्यंत्र में शामिल था, तथापि उससे ना रह गया। बोल उठा, उफ, सचरित्रता की बात तो मत कहना। ऐसे महात्माओं की संगति से भगवान हमारी रक्षा करे। योगेंद्र ने कल इसी कमल नयन की भूरी भूरी प्रशंसा की थी, और जो लोग इसके संबंध में खरी खोटी बातें करते थे उन्हें निंदक कहकर गालियां भी दी थी। घनानंद, योगेंद्र क्या कहते हो? राम राम, ऐसी बातें मुंह से ना निकालो। जो बाहर से देखने में अच्छे मालूम होते हैं वे भीतर से भी प्रायः अच्छे ही होते हैं। कमल नयन बाबू ने जो बातें अपनी स्पीच में कही हैं वे किसी और की कही हुई बातें नहीं हैं। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा जो बातें सोच निकाली हैं मुझे बिल्कुल नई जान पड़ती हैं। अक्षय, मुझे डर है कि उनकी इस प्रकार की बातों से वे अपने पार्थिव शरीर को नष्ट ना कर दें। घनानंद ने घबरा कर कहा, क्यों? उनका शरीर अच्छा नहीं रहता क्या? अक्षय, अच्छा कैसे रहेगा? दिन रात अपने क्रियाक्रम में लगे रहते हैं, कुछ समय बचा तो शास्त्र चिंता में काट देते हैं, शरीर के प्रति तो ध्यान ही नहीं देते। घनानंद, यह तो बड़ा अन्याय है। ऐसे उपयोगी शरीर को नष्ट कर देने का अधिकार हमको नहीं है। यदि कमल नयन बाबू मेरे पास रहते तो थोड़े ही दिनों में मैं उन्हें के अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था कर देता। योगेंद्र अब चुप ना रह सका। वह उनकी बात काटकर बीच में ही बोल उठा, बाबूजी, आप क्यों वृथा इतनी चिंता कर रहे हैं? कमल नयन बाबू तो खूब हष्ट-पुष्ट हैं। उनका दिव्य शरीर देखकर आज मुझे अच्छा ज्ञान हो गया कि साधुता स्वास्थ्य के लिए हितकर है, और मैं भी कुछ दिन साधु बनकर रहना चाहता हूँ। घनानंद, सुनो योगेंद्र, अक्षय का कहना असंगत नहीं जान पड़ता। हमारे देश में बड़े नामी नामी आदमी थोड़ी ही उम्र में मर जाते हैं। वे अपने शरीर की उपेक्षा कर देश को बड़ी हानि पहुंचाते हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके इस बात को रोकना चाहिए। योगेंद्र, तुम कमल नयन को जैसा समझ रहे हो वह वैसा नहीं है। वह सच्चा साधु है, उसमें आध्यात्मिक बल है। उसे अभी से सावधान कर देना चाहिए कि वह स्वास्थ्य की उपेक्षा ना करे। अक्षय, मैं उन्हें आपके पास बुला लाऊंगा। यदि आप उन्हें अच्छी तरह समझा दें तो कदाचित वे समझ जाएं। मेरा अनुमान है आपने जो मुलासा मुझको परीक्षा के समय दिया था अद्भुत बलकारक है। ऐसी ही अच्छी दवा का कमल नयन को भी बाबू को भी आवश्यक है। योगेंद्र हठात उठ खड़ा हुआ और बोला, अक्षय, तुम मुझे बैठना न दोगे? लो, मैं यह चला। घनानंद बाबू का शरीर जब पहले अच्छा था तब वे तरह तरह की डॉक्टरी और आयुर्वेदिक दवाओं का बराबर व्यवहार करते थे। अब उन्हें औषध सेवन का उतना उत्साह नहीं था। वे अब अपनी अस्वस्थता का कभी भी किसी के आगे जिक्र नहीं करते, बल्कि छिपाने की चेष्टा करते थे। आज वे जब बेवक्त आराम कुर्सी पर लेटे ऊँघ रहे थे तब जीने पर किसी के आने की आहट सुनाई पड़ी। सुनकर नलिनी सिलाई के सामान को गोद में रखकर देखने गई और योगेंद्र को सावधान करने दरवाजे तक गई तो देखा योगेंद्र के साथ कमल नयन बाबू आ रहे हैं। उसे सामने से भागकर दूसरे कमरे में जाते देख योगेंद्र ने पुकार कर कहा, नलिनी, डॉक्टर बाबू आए हैं, आओ इनसे परिचय करा दे। नलिनी ठहर गई। कमल नयन ने अब उसके मुंह की ओर देखे बिना नीची दृष्टि किए ही नमस्कार किया। घनानंद बाबू जाग उठे और नलिनी को पुकारा। वह उनके पास जाकर धीरे से बोली, कमल नयन बाबू आए हैं। योगेंद्र के साथ कमल नयन को घर में आते देख घनानंद बाबू हड़बड़ाकर उठे और उन्हें आदरपूर्वक आगे से ले आए और उमंग कर बोले, आज मेरा बड़ा सौभाग्य है, आपने मेरे घर को पवित्र कर दिया। अरे नलिनी, तुम कहाँ जाती हो? यहीं बैठो। कमल नयन बाबू, यही है मेरी लड़की नलिनी। हम दोनों उस दिन आपकी वक्तृता सुनने गए थे। आपने जो कुछ कहा वो हमें बहुत अच्छा लगा। जो हम कभी खो नहीं सकते, जो कुछ हमें मिला है वह यथार्थ में नहीं मिला है, उसी को हम गंवा सकते हैं। इसका अर्थ बड़ा गंभीर है, क्यों नलिनी? वास्तव में किस वस्तु को हमने अपना लिया है और किसको अभी अपनाने को है, इसकी परीक्षा तभी होती है जब वह हमारे साथ नहीं रहती। डॉक्टर बाबू, आपसे मेरा एक अनुरोध है, आप कभी कभी यहाँ आकर आलोचना कर जाया करें तो मेरा बड़ा उपकार हो। हम अब प्रायः कहीं नहीं जाते, संयोग ही से कहीं आना जाना होता है। हम जब भी जावेंगे मुझे और इस लड़की को आप यहीं देखेंगे। कमल नयन लज्जा से सिकड़ी हुई नलिनी के मुंह की ओर देखकर एक बार बोले, मैंने जो अपनी वक्तृता में बड़ी बड़ी बातें कही हैं उससे आप मुझे गंभीर प्रकृति का मनुष्य ना समझ लें। उस दिन स्कूल के विद्यार्थियों ने नहीं माना, वे मुझे धर पकड़ कर ले गए, इसी से मीटिंग में कुछ कह दिया। मैं इस तरह की नवाबी करना नहीं चाहता कि किसी का अनादर कर उसे नष्ट कर डालूं। जो शख्स बना नहीं सकता बिगाड़ने का अधिकार नहीं।
घनानंद: बहुत ठीक कहा आपने। आपने इसी तरह की तो कुछ बातें उस दिन भी कही थी। योगेंद्र: आप बैठिए, मैं जाता हूँ, एक काम है। कमल नयन: योगेंद्र बाबू, मुझे क्षमा कीजिए, आप सत्य समझिए, किसी की प्रतिष्ठा भंग करने का मेरा स्वभाव नहीं। अच्छा, मैं भी चलता हूँ, कुछ दूर आपके साथ ही साथ जाऊँगा। योगेंद्र: नहीं नहीं, आप बैठिए, मेरे व्यवहार पर आप कुछ ध्यान ना दीजिए। मैं कहीं भी कुछ देर तक चुपचाप नहीं बैठा रह सकता, मेरा ऐसा ही स्वभाव है। घनानंद: ठीक कहता है कमल नयन बाबू, आप योगेंद्र के लिए शंका न कीजिए, उसका स्वभाव बड़ा विचित्र है। उसका आना जाना उसकी इच्छा पर ही निर्भर है, उसे बैठा कर रखना बड़ा कठिन है। योगेंद्र के चले जाने पर घनानंद ने पूछा, कहिए आप अभी कहाँ ठहरे हैं? कमल नयन ने हंसकर कहा, मैं कहाँ का नाम बताऊं, मेरा कहीं स्थिर होकर ठहरता तो बताता। मेरी जान पहचान बहुत लोगों से है, वे जिधर चाहते हैं मुझे खींच ले जाते हैं। मुझे यह बुरा भी नहीं लगता, किंतु मनुष्य को शांत भाव से रहने की बड़ी आवश्यकता है। इसी से योगेंद्र बाबू ने मेरे लिए अपने मकान के पास ही एक घर का प्रबंध कर दिया। अच्छा एकांत स्थान है। इस संवाद से घनानंद ने बड़ी खुशी जाहिर की, किंतु यदि वे नलिनी की ओर लक्ष्य करके देखते तो समझते कि नलिनी का चेहरा कुछ देर के लिए वेदना से विवर्ण हो गया। इसी पास वाले कमरे में तो रमेश रहता था। इतने में चाय तैयार होते ही खबर पाकर चाय पीने के लिए सब नीचे आए। घनानंद ने नलिनी से कहा, बेटी, कमल नयन बाबू को भी एक प्याला चाय दो। कमल नयन: नहीं, क्षमा कीजिए, मैं चाय नहीं पीता। घनानंद: एक प्याला पीने में क्या हर्ज है? अगर चाय पीने की आदत ना हो तो कुछ मेवा और मिठाई खाकर जल ही पी लीजिए। नहीं साहब, मुझे क्षमा कीजिए। अरे, आप तो डॉक्टर हैं, आपसे मैं अधिक क्या कहूँ। मध्याह्न भोजन के 3-4 घंटे बाद चाय के बहाने थोड़ा सा गर्म जल पीना हाजमे के लिए विशेष उपकारी है। अभ्यास ना हो तो आपके लिए थोड़ी सी पतली चाय तैयार करा दी जाए। कमल ने तुरंत ही नलिनी का चेहरा देखकर समझ लिया कि उसने चाय पीने में मेरा संकोच देख कुछ अंदाजा कर लिया है और उसी विषय में मनी मन सोच विचार कर रही है। तब उसी दम कमल नयन बाबू ने नलिनी की ओर देखकर कहा, आप जो मन में सोच रही हैं वह ठीक नहीं। आप यह न समझें कि मैं आपकी इस टेबल से नफरत करता हूँ। मैं पहले खूब चाय पीता था, चाय की गंध से मेरा चित्त उत्सुक होता है। आप लोगों को चाय पीते देखकर विशेष आनंदित भी हो रहा हूँ, परंतु यह बात शायद आप ना जानती होंगी कि मेरी माँ अत्यंत आचार विचार करती है। मुझे छोड़ उनका सच्चा आत्मीय कोई नहीं। आचार विरुद्ध कोई काम करके मैं उनके पास कैसे जा सकूंगा, इसलिए मैंने चाय पीना छोड़ दिया। किंतु आप लोग जो चाय पीकर सुख पा रहे हैं उसका अंश मैं भी ले रहा हूँ। आपके आतिथ्य से मैं अत्यंत ही खुश हूँ। इसके पूर्व कमल नयन की बातचीत से नलिनी मन ही मन चिढ़ रही थी। वह समझती थी कि कमल नयन अपना ठीक ठीक परिचय उनके निकट नहीं प्रकट करता, वह केवल बातें बनाकर छिपाने की चेष्टा कर रहा है। नलिनी को मालूम न था कि प्रथम परिचय में कमल नयन संकोच करना बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। इसी से नए आदमियों के यहाँ वह अपने स्वभाव के विरुद्ध जबरदस्ती गंभीर बनकर बैठा रहता है। इससे उसके अपने मन की स्वाभाविक बात कहने में भी बेसुरा जच जाता है। यह उसे स्वयं खटकता है। इसी से आज जब योगेंद्र उकताकर खिसकने लगा तब उसी के साथ कमल नयन एक धिक्कार का अनुभव करके खिसकना चाहता था। किंतु कमल नयन ने जब अपनी माता की बात कही तब नलिनी से श्रद्धापूर्वक उसके मुंह की ओर देखे बिना ना रहा गया। माता का नाम लेते ही कमल नयन के मुंह पर जो एक निश्चल भक्ति का भाव उदित हुआ, उसे देखकर नलिनी का हृदय द्रवित हुआ। उसकी इच्छा हुई कि कमल नयन की माता के संबंध में वह उससे कुछ और पूछे, किंतु लज्जा के मारे कुछ पूछ ना सकी। घनानंद बाबू झट बोल उठे, आह, अगर यह बात मैं पहले से जानता तो आपसे चाय का अनुरोध ना करता, माफ कीजिएगा। कमल नयन ने जरा हंसकर कहा, मैं चाय ना पी सका इसलिए आपके स्नेह के अनुरोध से भला वंचित क्यों रहूं। कमल नयन के चले जाने पर नलिनी अपने पिता के साथ ऊपर गई। वहां दोनों जने कमरे में बैठे। नलिनी मासिक पत्रिका से अच्छे लेख चुनकर पिता को पढ़कर सुनाने लगी। सुनते सुनते घनानंद बाबू को नींद आ गई। कुछ दिन से उनके शरीर में सुस्ती भी आ गई थी।